नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। राहुल जी, क्या अब भी ये चुनावी मुद्दा है? सर, अब चुनाव देखिए, राम के नाम की जो सिगड़ी है वो धीरे धीरे जलती हुई अलग मकाम पे पहुंच गई है। एक समय था जब इसने खूब आंच दी, इसमें खूब राजनीतिक हाथ तापे गए, और इसमें हाथ तापने की कोशिश सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं की। राजीव गांधी ने भी 1986 में दरवाजे खुलवाए, पूजा स्टार्ट करवाई, 1989 में शिलान्यास की परमिशन दी, और अपना जो कैंपेन था उस साल का वो उन्होंने अयोध्या से शुरू किया। तो रोटियां और हाथ तापने की कोशिश सबकी तरफ से हुई, लेकिन एक वक्फा आया जब मामला कोर्ट कचहरी और तमाम अटल बिहारी वाजपेयी की कोalition पॉलिटिक्स में फंसा, तो जनता इस बात से नाराज हो गई कि वो कहती थी कि आप वायदा करते हो मगर देते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर की आंच में कमी आई। लेकिन अब की बार जो हो रहा है, देखिए, नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं 5 अगस्त को। वीएचपी मंदिर समिति और न्यास कह रहे हैं कि 3 से 3.25 साल का समय लगेगा। अगर मैं सिंपल गणित करूं तो गणित के हिसाब से ये जाएगा करीब 2023 का आखिरी साल का आखिरी महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर जनवरी फरवरी होता है तो 2024 का चुनाव सर पे होगा, घोषणा हो चुकी होगी और कैंपेन तेजी पे होगा। उस समय पे मंदिर बन के तैयार होता है तो अमूमन ये तो तय है कि अगर भूमि पूजन पे नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो इनॉग्रेशन पे भी जाएंगे। तो यानी मंदिर का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी के हाथों से फरवरी मार्च के महीने में चुनाव के ठीक सर पे होगा। तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा तो होगा ना। देखिए, राम मंदिर का वायदा पुराना हो गया था, मगर बन के खड़ा होने पे बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कहीं ना कहीं अंगीठी में आग जरूर तेज होगी। 370 जिस दिन एक साल पहले हटाया गया, उसी दिन पे इनॉग्रेशन का मतलब, भूमि पूजन का मतलब यही है कि राजनीति इस मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे और संघ के पेट मुद्दों पे राजनीति अभी जिंदा है। राजदीप जी, मैं आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऐतराज जताया है प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर, क्या समस्या है इसमें? देखिए, कोई समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे तो समस्या कोरोना से ज्यादा है कि वहां जब आप वीवीआईपी इतने एक जगह जाते हैं, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में ही पिछले एक हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव केसेस दुगने हो गए हैं। वहां 14 जो सिक्योरिटी कर्मी है उनको भी कोरोना हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री वहां जाए, अन्य वीवीआईपी जाए, ये पॉलिटिकल मकसद है, ये पॉलिटिक्स में होता है। आप एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं। जैसे राहुल ने कहा कि 2024 के चुनाव के पहले अगर राम मंदिर बने, उसका पूरा आप जितना हो सके फायदा उठाना चाहते हैं। आप जानिए आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस में फर्क बहुत कम नजर आता है गवर्नेंस के मुद्दे पर, क्योंकि आज भी आप देख रहे डिफेक्शन की राजनीति जिस तरह से है, गवर्नर का दुरुपयोग जिस तरह से होता है राजभवन का, या ईडी का दुरुपयोग होता है, ये सब इल्जामें कांग्रेस पर लगती थी। तो आप राजदीप जी, ये विषयांतर हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान और नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, मैं उसी पर आ रहा हूं। आपको ये दिखाना है पार्टी विद डिफरेंस। मैं पार्टी अलग हूं, भाजपा को दिखाने के लिए मैं अलग पार्टी हूं, इसलिए हिंदुत्व का एक रैपर है, उस रैपर से निकल आ रहा है राम मंदिर। अब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, स्वाभाविक है, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो राम मंदिर मुद्दे से जुड़े हुए हैं इतने सालों से। मुझे तो आश्चर्य है कि उन्होंने शिवसेना को क्यों नहीं बुलाया। 92 में जब ये बाबरी मस्जिद गिरी थी, बाल ठाकरे ने साफ कहा था, माय बॉयज डिड इट। मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों ने वहां किया है ये। पर अब आप वो विपक्ष में, उन्होंने तो शिवसेना को बुलाया था, लेकिन शिवसेना शरद पवार और कांग्रेस के साथ चली गई। क्या करें? नहीं, फिर भी देखिए,
आप अपने मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये राम मंदिर भाजपा का राम मंदिर नहीं होना चाहिए, ये देश का राम मंदिर है ना। इसमें कई लोगों ने अपना एक तरह से पार्टिसिपेशन की है, उसमें शिवसेना भी है। इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री के वहां जाने से ये पॉलिटिकल प्रोग्राम पूरी तरह से हो जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के सख्त विरोधी है और इसलिए वो बयान करेंगे। सेक्युलरिज्म का मुद्दा वहां आता है। छोटी सी ये बात है कि आप इतने 200-250 जो वीवीआईपी वहां बैठेंगे वो अपने जगह है, लेकिन जब ईद होती है या कोई दूसरी रिलीजियस फेस्टिवल आजकल हो रही है, आप कह रहे हैं आप कोई मास गैदरिंग मत करिए, इतने लोगों को एक जगह पर मत रखिए। अब ये डबल स्टैंडर्ड जो है उस पर असदुद्दीन ओवैसी अगर ध्यान दे रहा है तो ये उनकी राजनीति है। वो अपना वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और भाजपा भी अपनी राजनीति कर रही है। अगर राजनीति नहीं होती तो आप शिवसेना को जरूर बुलाते। राजदीप जी और राहुल जी, मुझे एक चीज बताइए, ये आप लोग इसको बार बार बीजेपी का मुद्दा, नरेंद्र मोदी का मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन पूरे देश का एक बहुसंख्यक है, वो भी तो इस बात से बहुत खुश है कि अब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसकी भावनाओं का क्या? सर, भावना अपनी जगह है, भावना सौरभ अपनी जगह है, भावना से मैं नहीं हट रहा। मैं ये कह रहा हूँ, आप जानिए 1990 में, मैं नहीं जानता कि आपका जन्म हुआ था या नहीं, या हुआ होगा, आप बच्चे थे, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, भाजपा ने इसी मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ी है, इसीलिए ये भाजपा से आइडेंटिफाई है। और आज आप भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं उस जनरेशन से आता हूं जिसने बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन देखा और उसके बाद जो दंगे हुए वो भी देखा, वो क्रिमिनल केस भी चल रही है, उसकी बात आप आज नहीं करोगे। आप केवल करोगे कि भव्य, उससे इमोशन जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन राजदीप जी, 5 अगस्त को मंदिर का समारोह है तो अभी मंदिर की बात होगी, जब वहां पर सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसकी भी चर्चा होती है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। जो उस जिन पर आरोप लगे हैं उनको बुलाया गया है मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में, वो जाएंगे वहां, वो प्रमुख अतिथि होंगे। देखिए इस देश की अद्भुतता कि जो जिन पर क्रिमिनल केस है वही लोग मंदिर के उद्घाटन पर। अरे तो आरोप लगे हैं ना, अभी सिद्ध थोड़ी ना हुए हैं। अरे 30 साल हो गए मेरे दोस्त, 28 साल हो गए। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि वो केस नहीं, मैं हमारी पूरी सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूँ। आप केवल भावनाओं का बात कर रहे हैं, मैं सिस्टम पर सवाल मैं आपको राजदीप जी ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के बहुसंख्यक के मन में एक ये खुशी है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे भी खुशी है, मुझे भी खुशी। देखिए सौरभ, इसमें जनता को खुशी है। अरे राहुल, जनता की भावना। सर मुझे भी खुशी है, क्योंकि नहीं तो सौरभ इसी पर कोई एडिट कर लेगा। देखिए सौरभ, मुझे भी खुशी है कि वहां भव्य राम मंदिर बने, पर जिस तरह से बना उसकी राजनीति जो हुई उससे आप हट नहीं सकते। ये कोई दो अलग अलग चैप्टर नहीं है। इससे तो भाजपा कभी इनकार भी नहीं करती ना राजदीप जी। वो तो ये कहते हैं कि मंदिर आंदोलन मुद्दा था, फिर उन्होंने कहा कोर्ट में मामला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ट्रस्ट बना, मंदिर का निर्माण हो रहा है। सर, मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने ही कहा ना, आप बार बार भाजपा क्यों कह रहे हैं? भाजपा कह रहा हूँ क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा इससे। हाँ राहुल जी, सौरभ, मैं यहाँ पे बीच में एक बात कहना चाहूंगा। जी राहुल, ये जो भाजपा की जो बात होती है, शायद अगर राम जन्मभूमि आंदोलन को और बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अगर आप थोड़े लेंथ से देखें, दिल्ली से ना देखें, तो एक बात मैं बहुत कहना चाहूंगा कि सन 1947 से आज तक में कांग्रेस का जितना बड़ा हाथ रहा है उतना लंबा हाथ बीजेपी का नहीं रहा। पहले जो उस मंदिर में जहां पे रखी गई मूर्ति, जब रखी गई, उस समय जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल, गोविंद वल्लभ पंत भी थे। बिल्कुल गोविंद वल्लभ पंत का हाथ था। उसके बाद वहां पे धीरे धीरे करके आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं को हराया गया। आचार्य नरेंद्र देव हराए गए, बाई इलेक्शन में हराए गए, और एक पीठ के आदमी को गोरखपुर धाम से उठा के लाया गया था और महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उनको लाके जिताया गया। उसके बाद दरवाजे किसने खुलवाए, उसके बाद वहां पे पूजा याचना किसने शुरू करी, तमाम वाकयात अगर जोड़े जाएं तो बाबरी मस्जिद में नरसिम्हा राव का रोल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उस सब के बाद में अगर कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कांग्रेस के लिए कि आज कहीं कांग्रेस बैठी हो
लेकिन कांग्रेस की हालत यह है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से सटे बैठे हैं, सामने आते भी नहीं और साथ छुपते भी नहीं। क्या बात है। प्रॉब्लम इस पूरे खेल में यह है कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े 1947 से रहे, जिन्होंने सोमनाथ में एक ऐसी स्थिति ले आए थे कि नेहरू कहते थे कि साहब मंदिर में सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल जाकर के वहां घोषणा कराते हैं, महात्मा गांधी को बीच में आके कहना पड़ता है कि साहब ऐसा है कि सरकार का पैसा मत खर्चिए, जनता से पैसा लीजिए। नेहरू मना करते हैं राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति वहां पहुंच जाते हैं और सोमनाथ का उद्घाटन होता है। बीजेपी को मौका मिलता है, एक उदाहरण मिलता है कि मुस्लिम आताताइयों द्वारा, ये बीजेपी का कहना है मेरा नहीं, उनके द्वारा तोड़े गए मंदिरों के आंदोलन को जोड़ दो, सोमनाथ को जोड़ दिया उन्होंने राम मंदिर से। और पूरी अगर हिस्ट्री देखी जाए राम मंदिर की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ राम मंदिर के साथ जरूर है। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस का हाथ जरूर है। आपने जो इतिहास दिया वो अपने आप है। 1980 के दशक में जो राजीव गांधी पर जिस तरह से उन्होंने शिलान्यास करवाया, लॉक्स खुलवाए, ये सब अपने अब एक इतिहास है। कांग्रेस ने दरवाजे खोले, लेकिन उसका फायदा किसको? आज पिछले 25 सालों में 1990 से अब हम 2020 में हैं, 30 सालों से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? किस पार्टी ने पूरी तरह से इस आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया? न केवल अपना संघ परिवार का, वीएचपी का, आप जिस तरह से देखें, लेकिन ये एक न एक तरह से आज भाजपा से जुड़ा हुआ है। आप इसे कांग्रेस की कमजोरी कहिए, विफलता कहिए, उनकी सेक्युलरिज्म का दोहरापन कहिए, दोगलापन कहिए, जो भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इस बात से नहीं हट सकते कि ये मंदिर बन रहा है क्योंकि 1992 में गैर कानूनी तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से एक मस्जिद वहां गिराई गई। इस बात से इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि आप उससे हटिए मत। आप केवल आज मुझे कह रहे हैं भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जरूर बहुसंख्यकों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी राजनीति महत्वपूर्ण है। इसकी राजनीति अभी भी 2024 में से की जाएगी। इस देश में स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, राजनीति। एक बात बताइए, जब बीजेपी अपनी कॉल फॉर प्रॉमिस पूरी नहीं करती थी 370 राम मंदिर, तब यही सब लोग कहते थे कि भैया तुम नारा कुछ देते हो और जब सत्ता में आते तब कुछ और करते हो। अब वो अपनी कॉल फॉर प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप 2024 में फायदा उठाओगे। वो तो घोषित तौर पर ये कहते हैं ना कि हम समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर के 3 कॉल फॉर प्रॉमिसेस, 2 पूरी हो गई है, कई लोग कह रहे हैं कि तीसरी भी होगी। सर, भाजपा को जरूर इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिला है और मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार बनाई है, ये उनका चुनावी वादा था, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं ये बार आपको दोहरा रहा हूं, आप बहुसंख्यक कह रहे हैं, अल्पसंख्यक भी इस देश में रहते हैं। सौरभ भाई, आपको लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये मंदिर से आपको लोगों को आप जोड़ पाओगे, ये सरकार के सामने एक चुनौती है। अगर कर पाए तो गुड लक टू द गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, बार बार आप इमोशंस की बात करते हैं। देश इमोशंस पर नहीं चल सकता, राजनीति चल सकती है, गवर्नेंस नहीं चल सकता। आपको गवर्नेंस भी करनी पड़ेगी। अरे ये गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है राजदीप जी, ये भावनाओं का मुद्दा है। वही मेरा कहना है, इमोशनल नेशनलिज्म जिसे मैं कहता एक अयोध्या में भव्य मस्जिद बने और उसके उद्घाटन के लिए भी प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और वो जाए। सर देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, हिंदुत्व जो है वो बीजेपी की डिस्टिंक्टिव है। अगर हिंदुत्व ना होता तो आज की तारीख में शायद भाजपा और कांग्रेस में लोग उतना फर्क नहीं देख पाते। मंदिर के मुद्दे से की वजह से खास करके बीजेपी को अपनी एक आइडेंटिटी मिली है। राहुल जी ने सही कहा, कांग्रेस ने इस मंदिर मुद्दे को आगे बढ़ाया, गोविंद बल्लभ पंत हो और अलग जो नेता हो, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा या उठा नहीं पाए या उठाने की उतनी कोशिश नहीं की। नहीं, कोशिश तो भरपूर की राजदीप जी, इंदिरा जी के जमाने से कोशिश की। साधु संतों के पास जाना हो, चाहे बूटा सिंह को एनडी तिवारी के पास भेजना हो, कोशिश ये उनके सेक्युलरिज्म का दोगलापन था, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं कहना चाहते थे। बीजेपी ने खुलकर कहा, यही तो अडवाणी जी की जीत हुई थी उस जमाने में। एक नेता एक प्रधानमंत्री को लेकर के एक बाबा के पास जाता है, बाबा मचान पे बैठता है, मचान से अपना गोड़ नीचे करता है और उसके सर पे रख देता है,
और कहता है कि बेटा बन जान दे, और उसके बाद बेटा बन जाने देता है। क्या है कि देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस की जो रही कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले कहा, कांग्रेस दोनों तरफ खेलना चाहती थी। नरेंद्र मोदी ने गेम पलट दिया है। मैं ये बात मानता हूं राजदीप की कहीं ना कहीं इस पूरे मंदिर बनने में एक मेजोरिटेरियन एम्फेसिस है। जी जिस तरह से ये पूरा हुआ, ये मेजोरिटेरियन एम्फेसिस है। और मैं कहूंगा कि इस देश के मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है कि वो आज सड़कों पे उतर के विरोध नहीं कर रहे। वो शायद इस चीज को मन मसोस के भी लेकिन मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का रोल देखिए क्या है कि एक कोर्ट में एफिडेविट जाता है जिसमें कह दिया जाता है कि राम मिथ से कैरेक्टर हैं। कपिल सिब्बल जाकर के कोर्ट में कहते हैं कि साहब ऐसा है कि इस मामले का फैसला जो है मुलतवी कर दीजिए, चुनाव के बाद कर दीजिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि मंदिर की रेखा के किस तरफ खेलें, किस टाइम पे। टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होती है। कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही थी, नरेंद्र मोदी हवा में अपने मस्तूलों में हवा भरे हुए, नाव उनकी तेज बह रही थी। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद देखिए क्या किया है। इस देश के प्रधानमंत्री इतनी ओपनली रिलीजियस सेरेमनीज में नहीं जाते थे। नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं, एक यात्रा निकलती है, गंगा मैया की आरती करती हैं, गंगा मैया के बेटे बनते हैं। उसके बाद वो पशुपतिनाथ जाते हैं। पशुपतिनाथ पे माथे पर तिलक लगाए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुले में जनता के सामने आते हैं। रिलीजन और एग्जीक्यूटिव की जो लाइन है उसको प्रधानमंत्री डिसअपियर कर देते हैं। ये चीज का फायदा नरेंद्र मोदी जब उठा रहे हैं तो वो क्यों नहीं जाएंगे। इसमें राजदीप बुनियादी सवाल जो उठना चाहिए, मैं ये कहूंगा, कोविड का सवाल इन्होंने बहुत सही उठाया कि सरकार कहती है कि रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल के लिए लार्ज गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 250 लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कि वीआईपी हैं, 5000 पुलिस वाले होंगे और 1000 पत्रकार होंगे, उसके बाद अगर वो लार्ज गैदरिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि गणेश चतुर्थी में, गणेश पूजा में भी इतने लोग परमिट हो, बकरीद आ रही है उसमें भी इतने लोग परमिट हो। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, लेकिन जनता में बीजेपी ने अपना मंदिर कार्ड कांग्रेस से बेहतर बेच लिया। शायद बीजेपी की सक्सेस है। कम से कम ये था कि बीजेपी खुल के मंदिर के साथ रही है। वो गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज वाली बात है। इसमें राजदीप जी, आप 2014 नहीं, इसमें आप 2014 और 2019 के बीच में फर्क भी देखिए ना। 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी ने मंदिर का मुद्दा इतना नहीं उठाया। आप देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें एक बार वो गए थे अयोध्या, लेकिन वो मुद्दा उतना नहीं था जितना कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, मनमोहन सिंह सरकार के। 2017 तक बीजेपी और आरएसएस में इतनी हिम्मत होती है कि आप योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से मंदिर मुद्दे से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बीजेपी में अब एक राजदीप जी, योगी आदित्यनाथ मंदिर मुद्दे से बहुत ही दूर का नाता है। उनके गुरु महंत अवैधनाथ जुड़े हुए थे। योगी आदित्यनाथ की एक उग्र हिंदुत्ववादी नेता की छवि है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप हिंदुत्ववादी नेता की छवि के बारे में बात करते हैं, मंदिर मुद्दा उससे जुड़ता है। आप, मेरा ये कहना है कि 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी थे देश के प्रधानमंत्री, वो योगी जी जैसे व्यक्ति को नहीं बना पाते उस जमाने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ना ही वो खुलकर कह सकते थे मंदिर बनेगा। अब क्या हुआ है, 2 मेजॉरिटी आने के बाद, 2 लगातार मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स बनने के बाद बीजेपी में एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम, हमारा जो वैचारिक एजेंडा है, जो विचारधारा का एजेंडा है, उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे आगे लेकर चलेंगे। ये एक फर्क आया है और उस फर्क की वजह से कॉन्फिडेंस आए, एक आत्मविश्वास। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बीजेपी ईरा ऑफ पॉलिटिक्स। और उस बीजेपी ईरा में राम मंदिर एक प्रतीक है, एक सिंबल बन गया है। मैं राहुल जी आपके पास लास्ट टिप्पणी के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें जोड़ देना चाहता हूं। जहां तक मुख्यमंत्री के चुनाव का विषय है, कल्याण सिंह भी राम जन्मभूमि आंदोलन के पोस्टर बॉय थे। कल्याण सिंह के आप 1990-91 के कैंपेन देखिए, 1993 के कैंपेन देखिए। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन भी यही कहा कि राम काज के लिए सब सरकारें कुर्बान हैं। अरे उनको तो ये कहना कि आप ये नहीं जानते, एक ना एक दिन उनको छोड़ना तो पड़ा बीजेपी। अरे तो वापस भी तो आए सर। अब भविष्य में क्या होगा, मेरा आज की आप कह रहे हैं छोड़ना पड़ा, वो इंटरनल पॉलिटिक्स रही। मैं ये कह रहा हूं कि
बीजेपी के सिलेक्शन में एक लंबे समय तक ये फैक्टर रहा, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। सही। पॉइंट नंबर 2, योगी आदित्यनाथ के सिलेक्शन में राम जन्मभूमि आंदोलन भविष्य में क्या शक्ल लेगा, ये उतना बड़ा हिंदुत्व फैक्टर था। तीसरी चीज जो माइनॉरिटी की बात कही जा रही है, यस आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि इस देश के मुस्लिमों के लिए बाबरी मस्जिद कोई बहुत आराध्य जगह नहीं थी। उनके लिए सही। वो आराध्य जगह मक्का है, मदीना है, और देश सही। में कई मस्जिदें हैं, कोई बड़ी नहीं थी। लेकिन उस मस्जिद के टूटने और उसके बाद के हालात में उन्हें अपना मार्जिनलाइजेशन, उनको समझ में आया कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, और वो मंदिर और मस्जिद के झगड़े के बहाने उनको जो समाज में किनारे किया जाने लगा, एक जो टर्म इस्तेमाल होता है इस्लामोफोबिया, वो लगातार बढ़ता चला गया। तो कई हमारे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है यार, भगवान राम देश के आराध्य हैं, एक भव्य मंदिर बने, हिंदू भी लगे, मुसलमान भी लगे, और फॉर वंस एंड ऑल इसको डन एंड डस्टेड किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मस्जिद गिराने के क्रिमिनल एक्ट में शामिल थे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इस देश के जो मुस्लिम नागरिक हैं, नागरिक सिटीजन, उनका फिर से ये फेथ बहाल हो कि कोई कुछ भी करके गेट अवे नहीं हो सकता है। और पॉइंट नंबर 2 तीसरी चीज, जो राज्य का मुखिया है, राजा है, मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, राज्य के मुखिया को, देश के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से भी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना होगा, ये नेतृत्व के जरिए इस तरह का संदेश देना होगा कि सरकार सबकी है और सरकार सबके हितों का ख्याल करेगी। अगर वो, उनको लगता है कि ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो प्रगतिशील लोगों तक या मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें और भी इस तरह के फेथ बिल्डिंग के लिए कदम उठाने होंगे। जो माइनॉरिटी के मार्जिनलाइजेशन की बात है वो सही है, और ये सरकार की नहीं, समाज की भी चिंता होनी चाहिए। दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए, और वो संवाद, वो टीवी डिबेट जैसा संवाद नहीं होगा कि उन्होंने कुछ एक तगड़ी बात बोली, उन्होंने कुछ तगड़ी बात बोली, तो उससे तो विवाद और बढ़ेगा। सर आपके सब पॉइंट सही थे एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपने कहा कि जनता चाहती है कि जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट करवाया और बाबरी मस्जिद गिराई उन पर कार्रवाई हो। अरे आम आदमी इसे क्रिमिनल मैंने नहीं कहा जनता चाहती है, मैंने कहा ये जरूरी है कि कार्रवाई हो, ताकि जिनको लग रहा है कि सर 28 साल जस्टिस मिले। सर 28 साल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और देखिए अब क्या हो रहा है। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो आपके वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं वहां। कहां आंदोलन होगा? बैटल इज ओवर, डन एंड डस्टेड, जीत गए। एक वन साइड हैज वन। लेट अस बी ऑनेस्ट, प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वी मस्ट नॉट सी इट एज विक्ट्री एंड डिफीट। ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने कहा। मैं काश प्रधानमंत्री जी या भाजपा के नेता या जो या हमारे धर्म गुरु ये 28 साल पहले कहते, तब आपको राजनीति करनी थी। अब आप जीत गए हैं, आपकी मेजॉरिटी सरकार है, तब आप कह सकते हैं देयर इज नो विक्ट्री और चलिए राहुल श्रीवास्तव से एक आखिरी कंक्लूजन मांग लेते हैं। राहुल जी देखिए, इसमें सौरभ, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बीजेपी के लिए एक परेशानी है कि अगर मंदिर बन जाता है, इनॉग्रेट हो जाता है, 2024 हो जाता है, उसके बाद क्या? बीजेपी को एक रोड डिस्कवरी करनी पड़ेगी, रीडिस्कवरी, क्योंकि अगर 370 भी हो गया, मंदिर भी हो गया, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आप किसी बहाने ट्रिपल तलाक को आधा यूनिफॉर्म सिविल कोड कह दें, 1/4 कह दें, 2.5 कह दें, लेकिन आप कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या? बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यही नींव जो पड़ेगी वो यहां पड़ेगी कि आपने अपने जो इमोटिव अपील थे बैकयार्ड ऑफ द हिस्ट्री से उठा के उनको तो पूरा कर दिया, तो उसके बाद जय श्री राम का राजनीतिक रैलियों में नारा नहीं लग पाएगा। उसके बाद आपको डिस्कवर करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मानसिकता अभी भी आदमी की, चाहे जितना भी आपने बिगाड़ दिया वोट के लिए, वो ऐसी हो गई है कि वो अल्लामा इकबाल ने जो लिखा है कि हैराम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। यहां आने पर बीजेपी की मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी। नहीं, मैं इस बात से भी सहमत नहीं, राहुल जी, वो they will find new issues. मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। इंडिया का नेहरूवियन ईरा था, दिस इज इंडिया हिंदुत्व ईरा। ये मंदिर बनने से और बढ़ेगा। कौन कहता है कि मंदिर और कोई मुद्दा मिलेगा? अरे राजीव जी, राहुल जी भी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी को नए इमोटिव मुद्दे खोजने पड़ेंगे, यही कह रहे हैं। वो मिलेंगे, हिंदुत्व तो है, मिलेंगे, खोजने पड़ेंगे, वो एक ही प्रक्रिया है। अच्छा, और देखिए समय की कमी है राजीव जी, समय की कमी है। 5 अगस्त की, एक मिनट छोटा से,
देश में देखिए कैसे फर्क पड़ा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे और सोमनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा था, राहुल जैसे बता रहे थे, तब नेहरू जी ने कहा सरकारी पैसा उस पर नहीं जाएगा। वो उनका एक विजन था। अब आज की तारीख में खुलेआम जिस तरह से गंगा आरती हो फिर वाराणसी में, और अब पूरा टेलीविजन पर होगा, एवरीथिंग विल बी टेलीवाइज, पूरी सेरेमनी जिस तरह से होगी, मुझे लगता है भाजपा को लगता है ये कॉन्फिडेंस है कि ये देश का एक हिंदू मूवमेंट है। नहीं राजदीप, मुझे जनता देखना चाहती है भाई, वहाँ मंदिर में शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, जनता देखना चाहती है। अरे यही मैं कह रहा हूँ, नेहरू के टाइम पे नहीं होता, आज के टाइम पे ये सब हो रहा है। ये फर्क नेहरू के टाइम पे नहीं होता, ये नेहरू का टाइम नहीं है, नरेंद्र मोदी का टाइम है। यही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज द कंट्रीज हिंदू इरा में, यही हिंदू युग है। इसलिए कहना कि 2024 में ये रुकेगा कैसे, मंदिर बनेगा, कुछ और नया मुद्दा आएगा। नहीं साहब, जब तक आप एक वैचारिक उसे ऑपोजिशन नहीं दे पाओगे, ये मुद्दा, ये युग चलता रहेगा। जी राहुल जी, मैं इस बात से नाइतफाकी रखता हूँ। एक मंदिर के हाई के बाद बीजेपी को उठाने के बाद बीजेपी को पटक भी दिया था इसी जनता ने, जिससे आज राजदीप काफी उदासीन लग रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए, मैं नेताओं से हतोत्साहित हो सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब वोटर में अभी भी मुझे विश्वास है कि जिस दिन उसको लगेगा कि ये काट की हांडी बहुत बार चढ़ चुकी है, उस दिन उसको झुलसा के फेंक देगा। अरे उसी उत्तर प्रदेश में 1993 के चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ। जी, भारतीय जनता पार्टी 225 से घट के 176-77 पे आ गई। चलिए, समय की कमी है, राहुल श्रीवास्तव जी आप जुड़े। वो मंडल ईरा था। अरे अभी भी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ राजदीप जी, कई पॉलिटिकल फैक्टर एक साथ चलते हैं। मंडल भी चल रहा है, कमंडल भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी चल रहा है, नेशनलिज्म भी चल रहा है, एंटी करप्शन भी चल रहा है। कहाँ कौन सा प्रभावी हो? दिल्ली में कोई चीज प्रभावी हो जाती है, तेलंगाना में वेलफेयर प्रभावी हो जाता है। 1990 में 3 बड़े मुद्दे थे, मंडल, मंदिर और मार्केट। मोदी जी ने तीनों को अपनी तरफ कर दिया है। वो मंडल ओबीसी है, देखिए समय की कमी मंदिर से जुड़े हुए हैं, आपसे और एक मार्केट टिप्पणी चाहता हूँ चाहते हैं, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 अगस्त को धारा 370 को हटाए 1 बरस पूरा हो जाएगा। राहुल श्रीवास्तव, आप जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को कैसे देखते हैं? 2 तरह की चीजें थी, 2 तरह की आशंकाएं। एक तरफ से कहा गया था कि अब तो बहुत अनरेस्ट हो जाएगा, और एक तरफ से कहा गया था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर चीजें बीच में कहीं दिख रही हैं। आपकी क्या टिप्पणी है राहुल जी? देखिए, क्या है कि एक तो जो कश्मीर में जो हालात हैं, उनको अगर कोई कह दे कि नॉर्मल है, तो वो नहीं कहा जा सकता। पूरी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है एक, जो कि आज आपको लगता होगा जिसके कारण थोड़ी शांति सरफेस पे दिख रही है, लेकिन एक किसी भी जमहूरियत में ये कोई बहुत लंबे दौर के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये किसी न किसी वल्केनो का या किसी ज्वालामुखी का या किसी जमीन के फटने का आसार जरूर पैदा कर देता है। दूसरा, कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में रियाया की जो आवाज है, क्या आपको लग रहा है कि इतने लंबे एक लॉकडाउन, पहले सरकारी लॉकडाउन और उसके बाद कोविड लॉकडाउन के बीच जनता को कोई मुश्किलात नहीं हुई है? क्या वहां बिजली, पानी, सबकी समस्याएं खत्म हो गई हैं? लेकिन वहां से जो पिक्चर आ रही है वो टोटली कॉन्ट्रेरी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर एक रेजर एज पे है। लोगों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि कुछ समय हमें ऐसे ही जीना होगा। और दूसरा, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का सस्पेंशन जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के लिए, बाकी हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजना होगा, नेताओं को रिलीज करना होगा, और पब्लिक में अगर कोई डिसेंट है तो वो एक्सप्रेस हो जाए, बाहर हो जाए। जो डेमोक्रेसी में हम सेफ्टी बॉल की बात करते हैं। जी राजदीप जी। नहीं, 2 बातें। एक मैं भूल गया कहने, आप, क्योंकि आपने वर्ड भावना इशू, मंदिर लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं एक लास्ट बात उस पर कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी भावनाओं के मास्टर हैं। एक ऐसे समय जब कोविड है, लोगों की नौकरियां जा रही है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, आप भावनाओं के साथ लोगों को एक तरह से जोड़ने में वो मास्टर है। तो उनके लिए ये आपने पूछा राजदीप जी, हर सफल राजनेता मास्टर होता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद इंडिया टुडे मैगजीन में एक पन्ने के इश्तिहार कांग्रेस ने छापे थे, जिसमें रुद्राक्ष की टूटी हुई माला और 4 कारतूस। अरे मैं कहा, आप हर चीज को इतिहास से मत जोड़िए। मैं आपको आज की वर्तमान स्थिति, क्योंकि आपने पूछा था शुरुआत में, वर्तमान इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहां जाकर जिस तरह से वहां एक इमोशनल अपील है उनकी, ये उनकी ताकत है। आपने कश्मीर की बात की,
कश्मीर में जब धारा 370 हटाएगी, 3 चीजें सरकार ने कही थी कि धारा 370 हटने से वहां आतंकवाद कम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम को हम की बहाली होगी, और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट आएंगे, देश भर से लोग वहां जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ऐसा इन्वेस्टमेंट समिट होगा, फिल्म इंडस्ट्री, कश्मीर की कली की बात की गई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट में जीरो अंडा। अरे राजीव जी 6 महीने से तो कोरोना चल रहा है। अच्छा, जो भी है सर, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। एक नंबर 2, आपने पॉलिटिकल बात कही, पॉलिटिकल क्या कोई प्रोसेस शुरू हुई है? नो, जीरो। इनफैक्ट कल ही मैंने सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, उसको भी डिटेंशन में आपने रखा है। अब महबूबा मुफ्ती, आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री, आप ही के अलायंस में थी, अभी भी वो है जेल में है या हाउस अरेस्ट में है, तो उसमें कोई सुधार नहीं आया। और हाँ, ये बात मुद्दा, मैं आपकी सहमत हूँ कि सभी नेताओं को रिहा करना चाहिए, वो लोगों के बीच जाए, लोगों बिल्कुल की बात सुने। आपने तीसरा मुद्दा जो सरकार ने कहा था, आतंकवाद कम होगा। टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, अक्रॉस एलओसी बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। यंग पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग मिलिटेंट, जो कई गांवों से खबरें आती है, जो वहां के युवा है वो मिलिटेंट से जुड़ रहे हैं। तो कश्मीर का गंभीर मुद्दा है। मैं सरकार को इतना तो मैं कहूंगा कि 1 साल में आप मत करिए। किसी ने मुझे तब भी कहा था डिमोनेटाइजेशन, हमने इसी प्रोग्राम पर, ये 50वां आपका प्रोग्राम है, आपने मुझे अगस्त में भी पूछा था, और धारा 370 को लेकर, तब मैंने कहा था देखिए, इसको कोई आप T20 मैच की तरह तुरंत इंस्टेंट ओपिनियन मत दीजिए, 1 साल होने दीजिए, 1 साल 2 साल, मैं तो कहता हूं 2 साल होने दीजिए। आप कह रहे हैं पिछले 6 महीनों से कोरोना है, चलिए 1 साल और होने दीजिए। मुझे अभी तक कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही जिससे कश्मीर का वातावरण वाकई बदल गया है। और ये मुझे लगता है सरकार को के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने एक नया फ्रंट खोला एक तरह से, खास करके यूनियन टेरिटरी बना के। मुझे जो उमर अब्दुल्ला की बात बड़ी अच्छी लगी उनके इंटरव्यू में, जो उन्होंने कहा यूनियन टेरिटरी क्यों, आपने एक तरह से कश्मीरियों को की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है। राजदीप जी, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, सरकार ने ये बात कही है कि वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे, आई लुक फॉरवर्ड। चलिए, आप राहुल जी, आप इस बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे भी नेता नगरी के लिए आपको परेशान करते रहेंगे। उनकी वरिष्ठ पत्रकार आते हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार चर्चा करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है। वो कवि है, राहुल कवि है, वो आपको आजकल कंपटीशन दे रहे हैं, इसलिए आप जरा बच के रहिए। नहीं, मैं तो सब बरगदों की छांव में रहता हूँ, बिल्कुल बच के नहीं रहना है, वरिष्ठों की छांव में रहता हूँ। राजदीप एंकर हैं, आग लगा रहे हैं जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि घर के दरवाजे पर 4 खटियों पे 4 बुजुर्ग बैठे रहें, तो थोड़ा रौनक बनी रहती है। अरे वाह, वेरी गुड।